योगी आदित्यनाथ का एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, उनकी अपनी पार्टी में सब मंत्र की तरह इसे दोहराने लगे। सामने की जो दूसरी पार्टियां रही उनकी तरफ से लगातार इसका जवाब आने लगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे झारखंड। महाराष्ट्र में खासकर इस नारे का कैसा प्रभाव रहा है, इस नारे का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, यह हम आपको दिखाते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और जब बटे थे तो कटे थे। आज बटना नहीं है, एकजुट होकर के कार्य करना है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी योगी की जोड़ी विरोधियों की धड़कनें बढ़ा रही है, और जब खेल हिंदुत्व की पिच पर हो तो इस जोड़ी से बड़ा खिलाड़ी और कौन हो सकता है। एक है तो सेफ है, बटे थे, बटे थे। एक है तो एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र आने से पहले ही उनका बयान पोस्टर की शक्ल में आ चुका था, और अब जब वो खुद प्रचार मैदान में है तो विरोधियों के सीधे निशाने पर है। यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत पैदा से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। योगी आदित्यनाथ मुंबई आने वाले हैं तो उनके नाम से ये घोषणा लगी है, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे। योगी जी को 4 भाई है, 4 भाई 40 साल में एक साथ नहीं मिले हैं कभी। कौन बटे है? अपना परिवार एक नहीं है, आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है, और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात कर। महाराष्ट्र की संस्कृति ही सेक्युलरिज्म की है, प्रोग्रेसिव की है, जिधर कम्युनल और सोशल हार्मनी लगती है। मेरे को लगता है इससे बीजेपी देख रही है कि एक बार विकास का मुद्दा और दूसरी ओर हिंदू मुसलमान, इसमें जो दरार जितना पैदा हो जाए, हिंदू का जो कंसोलिडेशन हो जाए, उनके लिए वो वोट ला सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार लिस्ट में पीएम मोदी की 8 जनसभाएं हैं। योगी आ सकता है। गुलाम इसलिए हुए थे क्योंकि जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे, तमाम वादों के आधार पर बटे थे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को सधे हुए शब्दों में कहा। हम एक है तो सेफ है, हम एक है तो सेफ है। आरएसएस ने भी योगी के बयान का समर्थन किया, और जो विपक्ष संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बेहद आक्रामक था वो भी चुनौती महसूस करने लगा। काटना, किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो। हिंदुत्व के दूसरे मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार विरोधियों को कटघरे में न सिर्फ खड़ा कर रहे हैं बल्कि उनकी नीति और नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपकी मजबूती से कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ है, इसलिए वो चाहती है कि ओबीसी अपनी एकजुटता खो दें और कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुल जाए। बाल ठाकरे हिंदुत्व के बड़े पैरोकारों में गिने जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर भी विरोधियों को घेर रहे हैं। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से युवराज के मुंह से
बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। मोदी और योगी की जोड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों से उभरती हुई फिर अपने तेवरों में दिखने लगी है। महाराष्ट्र चुनावों पर यह जोड़ी क्या असर डालेगी, ये परिणाम बताएंगे। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो अपेक्षाकृत उसके नारों की तुलना में काफी कम नजर आया। यानी 400 पार की जगह 240 पर रुकती हुई पार्टी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह बताया गया कि आरएसएस का साथ उसे नहीं मिला। पर महाराष्ट्र के चुनावों में आरएसएस का साथ महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि महाराष्ट्र ही वो भूमि है जहां पर नागपुर है, नागपुर वो जगह जहां पर संघ है। तो इस बार के चुनावों में संघ का कितना साथ बीजेपी को, ये काफी हद तक निर्धारित करेगा कि प्रदर्शन पार्टी का यहां कैसा रहता है। भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। हम जाति भाषा प्रांत के अगर सिर्फ एक जंग करेंगे तो हम करेंगे, तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र से। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस स्पेशल 65 टीम के साथ हिंदू जागरण का अभियान चला रही है। स्पेशल 65 में 65 वो सहयोगी संगठन शामिल हैं जो घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर हिंदू एकता का प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, चुनाव प्रचार में पहले भी आरएसएस पर आक्रामक रहती थी, अब और हमलावर है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। और आरएसएस एक के बाद एक, आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते, वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी, तो छुप के आते हैं। महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ है और अपने गढ़ में आरएसएस 2 उद्देश्य लेकर चल रही है। बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए मतदाताओं को तैयार करना, हिंदुओं को बांटने की कोशिशों के खिलाफ एक सक्रिय भूमिका निभाना। महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा का जातिगत संघर्ष वोटों की लामबंदी करता है। आरएसएस उस विभाजन को हिंदू एकता की ताकत से रोकने के लिए सक्रिय है। महाराष्ट्र में करीब 44,000 गांव हैं, लेकिन आरएसएस का लक्ष्य मराठवाड़ा के 8,000 और विदर्भ के करीब 15,000 गांवों में प्रचार करना है, और उसके लिए उसके कार्यकर्ता 3 लाख से छोटी छोटी बैठकें करने का अभियान लेकर निकले हैं। महाराष्ट्र में स्वयं सेवक संघ अपने अभियान के हिस्से के रूप में 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। संविधान सम्मान, लोकमत परिष्कर, सजग बनो। संविधान सम्मान कार्यक्रम कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के जवाब के रूप में काम करेगा और जनता के बीच संविधान और आरक्षण को लेकर आरएसएस के रुख को स्पष्ट करेगा। लोकमत परिष्कर कार्यक्रम में आरएसएस जनता के बीच प्रत्याशियों के अच्छे बुरे पहलुओं को उजागर और तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर चर्चा करेगा। सजग बनो कार्यक्रम बैठकों की सीरीज है, इसके तहत आरएसएस मतदाताओं को वोट से पहले सावधानी से सोचने का आग्रह करेगा। आरएसएस का सजग बनो का नारा 3 सूत्रों की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। पहला, योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे। दूसरा, पीएम मोदी का आह्वान एक है तो सेफ है। तीसरा, आरएसएस का सजग बनो इस सूत्र की तीसरी कड़ी है। आरएसएस ने अपना 3 रूपीय अभियान तब शुरू किया है जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। जानकारों की माने तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। नेताओं के बयानों के बीच कुछ ऐसे सर्वेज का भी जिक्र आ जाता है जिससे राजनीति में उथल पुथल मच जाती है। हम आपको कुछ ऐसे ही आंकड़ों से रूबरू कराते हैं। महाराष्ट्र चुनावों के बीच एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसने पहले से चल रही सांप्रदायिकता की सियासत में भूचाल ला दिया है। ये रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है
कि मुंबई की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की संख्या 54% से कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट के सामने आते ही सियासी हंगामा मच गया है। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे पास ये रिपोर्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने रिपोर्ट दिया है, उसमें लिखा है जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। गत कुछ वर्षों में मुंबई के गोवंडी हो, मानखुर्द हो, मुंबा देवी का मोहम्मद अली रोड भिंडी बाजार एरिया हो, मीरा रोड नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, मालेगांव 70-80-90% मुस्लिम आबादी हो गई है। और इसीलिए हमारा कहना है एक है तो सेफ है। टेस्ट की रिपोर्ट के पीछे एक पैटर्न को भी दिखाया गया है। 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 तक 66% रह गई है। मुस्लिम आबादी 1961 में 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% तक हो चुकी है। इस हिसाब से 2051 तक हिंदू आबादी 54% रह जाएगी और मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच जाएगी। लगातार घुसपैठिया आ रहा है। हाई कोर्ट में यह सरकार बोल के रखा है कि घुसपैठिया नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मुसलमान आबादी 10% से आज 34% हुआ संथाल परगना में, ये कि हमारा यहाँ का मुसलमान ने जन्म दिया है। हाई कोर्ट में आपको क्वेश्चन किया है, आपका पास जवाब क्या है? आपका अधिकारियों ने जवाब दिया है कि मद्रासा तक लोगों लेके आया जाते हैं, आधार कार्ड बना के दिया जाते हैं और घुसपैठिया आदिवासी बेटियों को शादी करके अपना जमीन हड़प लेता है। ये आपका अधिकारियों का बयान है, मेरा बयान नहीं है। रिपोर्ट में 50% महिलाओं की तस्करी की बात भी सामने आई है। साथ ही 40% अप्रवासियों ने बांग्लादेश में 10,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए भेजे हैं। अवैध घुसपैठियों की भीड़ का दबाव शहर पर इतना पड़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है। मानखुर्द, कुर्ला और गोवंडी में इन घुसपैठियों के कारण बिजली और पानी का संकट उत्पन्न हो चुका है। अवैध आबादी के कारण स्थानीय और घुसपैठियों के बीच बार बार संघर्ष की स्थिति भी बनती जा रही है। इस भारत में हर समाज के लोग रहते हैं, हर समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। इलेक्शन पे असर इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको वोट देना वो तो उसको देने वाला नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की इस रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई है कि मुंब्रा, भिवंडी और मीरा रोड जैसे कई इलाकों में अवैध रोहिंग्या बसते जा रहे हैं और इनकी मदद लोकल एनजीओ और स्थानीय राजनीतिक पार्टियां करती हैं। फर्जी दस्तावेज भी इन लोगों के बनवा दिए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोट बैंक की खातिर ऐसे अवैध लोगों के पूरे मोहल्ले बसाए जा चुके हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।